क्लासिफिकेशन क्या है, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का क्या आधार है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहले से काफ़ी कुछ लिख करके मैंने रखा है यहाँ पे टेबल फॉर्म में, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, और एनिमल किंगडम को वर्गीकृत किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन तरह के एनिमल्स को हम लोग जानते हैं और किन लोगों को अभी एक्सप्लोर करना इस लेवल तक हमें बचा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूं कुछ फाइलम्स पे जो ऑलरेडी क्लासिफाई किए जा चुके हैं। हम लोग एक बार इसे गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे जाना पहचाना फाइलम है उस पे चलते हैं, और उसका नाम है हमारा कॉर्डाटा। आपने सुना होगा कॉर्डेट, कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, कॉर्डेट, ये इस तरह का वर्ड सुना होगा। तो एक फाइलम है, फाइलम का मतलब क्या होता है, समूह। देखिए, जीवों को वर्गीकृत किया गया है तो अलग अलग समूह बनाए गए हैं। एक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब क्या है, ग्रुप्स है, समूह है। तो उसमें से सबसे पहला समूह हम लोग बात करेंगे कॉर्डेटा के बारे में। थोड़ा जान पहचान बढ़ा लेते हैं ताकि कैसे क्लासिफाई किया गया है ये हम लोग समझ सके। तो देखिए, कॉर्डाटा में कैसे जीव हैं, वह इसमें सारे मैमल्स हैं। मैमल्स हम लोग क्या हैं, हम लोग भी एक मैमल हैं, और इसी तरीके से गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। ये सब कॉर्डेट के अंदर आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। दूसरा, जितने भी दुनिया में बर्ड्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, आप तोता, मैना, मोर, जितना भी आप जानते हैं, कौवा, ये सब का सब इसी कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है। दुनिया में जितनी मछलियां हैं वो सब किस में आती हैं, तो सब कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। जितने रेप्टाइल्स है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सब भी कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। इन सब से हम लोग भली भांति परिचित हैं। कुछ एक आध एनिमल है जैसे कि हार्डमेनिया। हार्डमेनिया चूँकि सी में मिलता है और सी के बॉटम में मिलता है, और इसलिए इसे हम लोग सिर्फ लैब में ज़्यादातर देख पाते हैं, लेबोरेटरी में देख पाते हैं, रियल वर्ल्ड में बहुत कम लोग देखे हैं। उसके बाद सिफालोकॉर्डेट्स में एक एनिमल आता है एम्फियोक्सियस। ये भी मेराइन है, इसलिए हम लोग जनरली इसे देख नहीं पाते हैं, लैब में देखने को मिलता है। तो इन सारे जानवरों से, इन सारे एनिमल्स से हम लोग क्या है, परिचित है, और इसे एक समूह में रखा गया है, इसे एक फाइलम में रखा गया जिसका नाम है कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा को आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे, और ये जो फाइलम है, इसमें फाइलम में जो भी जीव हैं उनमें क्या कॉमन है जिसके वजह से इस फाइलम के अंदर रखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस कॉर्डाटा का जो मेन खासियत है वो है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनकी जो भी रीढ़ की हड्डी बनी है उसका जो शुरुआती स्टेज होता है उसे कहते हैं हम लोग नोटोकॉर्ड। बाद में चल के वो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी बन जाती है। तो ये बात इन सारे जीवों में क्या है, कॉमन है। उसी तरीके से उसके पहले का एक और है फाइलम है जिसे हम लोग कहते हैं हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स, हेमी मतलब यहाँ पे क्या होता है, आधा। कॉर्डेटा मतलब क्या होता है, इसमें नोटोकॉर्ड होगा लेकिन आधा होगा। आधा कहने का मतलब है कि इसके पूरे लाइफ के दौरान या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, या तो थ्रू आउट लाइफ होगा, या तो बॉडी के सिर्फ पूंछ वाले हिस्से में होगा, या तो सिर्फ सिर वाले हिस्से में होगा, लेकिन होगा। तभी हम लोग इसको हेमिकॉर्डेट्स के कैटेगरी में रखेंगे। इसमें भी कई जीव आते हैं। इसका एक एग्जांपल अनकॉमन है, हम लोग के लिए अनकॉमन है, कॉमन है सॉरी, इसे कहते हैं हम लोग बलानोग्लॉसस। बलानोग्लॉसस। उसके बाद एक फिर से फाइलम में आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, इसके पूरे बॉडी में क्या होता है, स्पाइन होता है, और साथ में इसमें एक खास तरह का सिस्टम होता है जिसे हम लोग वाटर वास्कुलर सिस्टम बुलाते हैं। और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है, स्टारफिश। तो स्टारफिश और उसके तरह के जो जानवर हैं वो सब इसमें रखे गए हैं। इसका खासियत होता है स्पाइनी बॉडी, उसके पूरा बॉडी कटीला होता है, और उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोलस्का। मोलस्का, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है घोंघा, स्नेल। अगर इसके बाहरी कवच को नज़रअंदाज किया जाए तो पूरा बॉडी इनका सॉफ्ट ही होता है, इसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है। और स्नेल, सेपिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। मोलस्का के बाद आते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाला फाइलम है, इसमें बहुत तरह के जानवर है।
इसमें जितने भी जानवर हैं सब में क्या है, इनका जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है, अपेंडेजेस मतलब हाथ, पैर, टेंटिकल्स, ये सब अपेंडेजेस कहे जाते हैं, वो क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो इसमें इसका एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ले लेते हैं कॉकरोच। कॉकरोच सभी ने देखा है, बहुत कॉमन होता है, उसमें जो हाथ पैर वगैरह सब होते हैं, अपेंडेजेस हैं, और वो ज्वाइंटेड होते हैं। साथ ही साथ मच्छर, मक्खी, जितनी तरह की तितलियां हैं और जितने तरह के कैटरपिलर और आप कनखजूरे जितने भी जान रहे हैं, मॉस्किटो, ये सब इसी में कीड़े मकोड़े बिलोंग करते हैं। इवन कि मकोड़ा जो स्पाइडर है वो भी, मकड़ी, वो इसी में आता है, आर्थ्रोपोडा में। फिर हम लोग बात करेंगे एनेलिडा के बारे में। एनेलिड्स क्या क्या खासियत है कि इसका बॉडी जो होता है सेगमेंटेड होता है। इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, खंडित होना। अगर आप इस उंगली को ध्यान में देखेंगे तो यहाँ 3 खंड आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, लेकिन ये जो खंड है ये अंदर तक खंडित है क्या? जी देखिए, अंदर तक खंडित है, अंदर तक खंडित है। इसी तरह का अर्थवर्म में भी होता है कि बाहर से वो कटा कटा दिखाई पड़ता है और बॉडी के अंदरूनी हिस्से में भी उस तरह का सेगमेंटेशन मिलता है। ऐसे सेगमेंटेशन को अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या देखा जाता है, और एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाले जितने एनिमल्स हैं और भी कुछ खासियत के साथ, वो सब के सब एनेलिडा में रखे गए हैं। इसके बाद हम लोग इससे जस्ट पहले के फाइलम में जाते हैं तो आता है ए स्केलमिंथिस, या फिर इसको निमेथेलमिंथिस बोलते हैं। इसे हम लोग कॉमनली राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। ये वातावरण में ये अधिकतर पैरासाइट्स के फॉर्म में मिलते हैं। कुछ ही हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, और अधिकतर केस में ये पैरासाइट्स के फॉर्म में हमारे आंतों में मिलते हैं, जानवरों के आंत में मिलते हैं, दूसरे जानवरों के आंत में मिलते हैं। तो इसका एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये हमारे में एस्केरियासिस डिजीज फैलाता है। ये अच्छा खासा दिखाई पड़ने वाला 10 से 15 सेंटीमीटर का एक जानवर है, एक पिल्लू है जो आंतों में मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में। देखिए, ये भी वर्म का ही फाइलम है, लेकिन यहाँ जितने भी वर्म है वो सब के सब क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चिपटा होते हैं। किस तरह का चिपटा, तो जस्ट ये पाम हमारा जो है फ्लैट होता है बिल्कुल, उसी तरह का यहाँ पर फ्लैट जानवर मिलते हैं। और इसमें भी अधिकतर पैरासाइट होते हैं, मैक्सिमम पैरासाइट होते हैं। कुछ एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये है टेनिया सोलियम, और दूसरा एक फेसियोला टेनिया सोलियम भी आंतों में मिलता है, हमारे आंतों में, दूसरे जानवरों के आंतों में। और साथ में प्लानेरिया, ये फ्री लिविंग होता है, ये मीठे पानी में मिल सकता है। तो ये इसका खासियत क्या हो गया कि ये फ्लैट वर्म्स हैं। इसके बाद हम लोग टीनोफोरा में चलेंगे। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा क्या है, तो इसमें बॉडी में सिलेंटेरॉन होता है, यानी हॉलो कैविटी होता है इसके बॉडी में, और उसके वजह से इस तरह के एनिमल्स को इसी ग्रुप में रखते हैं। इस ग्रुप में कुछ खास तरह के नीडोब्लास्ट सेल भी पाए जाते हैं, और उसमें से जिनमें भी नीडोब्लास्ट नहीं मिलता है उन लोगों को हम लोग टीनोफोरा के अंदर में रख देते हैं। तो ये ग्रुप हो गया। इसमें सारे के सारे मराइन होते हैं एक्सक्लूसिवली। ये फाइलम के जितने भी जानवर आप देख रहे हैं वो सब के सब कहाँ मिलेंगे, तो सी में मिलेंगे। और तो और जो एकाइनोडर्माटा हम लोग देखें, इसके भी सारे जानवर कहाँ मिलेंगे, तो सी में मिलेंगे। इसके बाद ये जो बचा है पोरीफेरा। पोरीफेरा में जितने भी जानवर हैं हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। इसमें सारे जानवरों को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, और ये 10-15 सेंटीमीटर का हो सकता है। और ये साइकॉन इसका एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गया। स्पॉन्जिला भी इसका रिप्रेजेंटेटिव है। और ये कहाँ मिलता है, तो सी के बॉटम मिलता है। और ये पोरीफेरेंस चलते फिरते नहीं है, और साथ ही साथ टीनोफोरा भी चलते फिरते नहीं है। ये लोग सबस्ट्रेटम में चिपके हुए रहते हैं। और पोरीफेरा को स्पॉन्ज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका बॉडी स्पॉन्जी होता है, और इनके बॉडी को पूरा अगर हम लोग दबा दें और छोड़ दें तो वापस अपना शेप ले लेते हैं फोम की तरह से। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमारे एनिमल किंगडम में है, तो इनको क्लासीफाई किया गया है। और इस क्लासीफाई करने के पीछे कई बड़े बेसिस हैं, और इनमें बहुत सारे समानताएं हैं और साथ ही साथ इनमें असमानताएं भी हैं। तो जो असमानताएं हैं उसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो कुछ बड़े हेडिंग्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या,
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ जितने भी जानवर हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन उनका बॉडी या तो एक सेल का बना होगा या तो कई सेल का बना होगा। सेल के बाद क्या उनमें टिश्यू बन चुका है, क्या उनमें ऑर्गन बन चुका है, अंग, क्या उनमें अंग का पूरा सिस्टम बन गया है, अंग का तंत्र बन गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना है क्या, उसमें नर्वस सिस्टम बना है क्या, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना है क्या, ये सारे बातों का हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब ये है कि किसी बॉडी को दो इक्वल भागों में अगर हमें बांटना हो तो क्या ये बांटा जा सकता है, अगर नहीं बांटा जा सकता है तो उसे हम लोग एसिमेट्रिकल बुलाते हैं। और कभी कभी रेडियल सिमेट्री मिलता है, कभी कभी बाय रेडियल सिमेट्री मिलता है, कभी कभी स्फेरिकल सिमेट्री मिलता है, और इस तरह का सिमेट्री के बेसिस पे भी हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। फिर क्या है, बॉडी कैविटी एक फीचर होता है, बॉडी कैविटी सीलोम। सीलोम किस में प्रेजेंट है, किस में सूडो सीलोम होता है और किस में कंप्लीट सीलोम होता है, ट्रू सीलोम होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए वन बाय वन चलेंगे। इसके अलावा ये तो काफ़ी मेजर क्लासिफिकेशन के बेसिस हो गए। इसके अलावा भी हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी प्लान्स के बारे में देखेंगे, उसमें कितने जर्म लेयर्स होते हैं किस एनिमल में, उसका ध्यान रखेंगे, सीलोम का ध्यान रखेंगे, उसके बॉडी का सेगमेंटेशन है या नहीं इसके बारे में जानेंगे, और सिफलाइजेशन यानी कि उसमें नर्वस सिस्टम और हेड का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है क्या, उसमें मेल फीमेल अलग अलग है या फिर एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन होते हैं। फिर उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, वो हम लोग देखेंगे। उनमें जो डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, क्या उनमें लार्वल स्टेजेस है, क्या उनमें एग होता है, क्या उसमें फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस को ग्रो किया जाता है, बर्थ किया जाता है, सॉरी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है उसके बारे में देखेंगे। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, वाटर जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, ये क्लोज्ड है या फिर ओपन है, इसके बारे में। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसके बाद रिसेप्टर्स उनमें जो भी है प्रेजेंट है या नहीं है, स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन के बेसिस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। फिर इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फिर इंडोक्राइन सिस्टम में कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है, इन सारे चीज़ों को हम लोग आधार बनाते हुए इसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनका जो बॉडी बना हुआ है किसी भी एनिमल का, क्या वो एक सेल का बना हुआ है। अगर वो एक सेल का बना हुआ है तो उसे हम लोग ए सेलुलर कैटेगरी में, प्रोटोप्लाज्मिक कैटेगरी में रखते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं एनिमल के केस में, अभी तो प्रोटोजोआ को निकाल करके हम लोग किस में रखे हुए हैं, अभी हम लोग इसको प्रोटिस्टा में रखे हुए हैं। लेकिन जब एनिमल किंगडम में ये हुआ करता था प्रोटोजोअन्स, तो हम लोग उसे प्रोटोप्लाज्मिक ए सेलुलर कैटेगरी में रखते थे। दूसरा एनिमल्स का जो कैटेगरी है जिसमें सेल पूरे तरीके से है और काफ़ी सेल का वो बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन अभी उसमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, अभी वो सेल्स टिश्यू नहीं बने हुए हैं। आपको पता होगा टिश्यू और सेल में क्या डिफरेंस है। जब कई सेल्स मिल करके किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जुड़ जाते हैं, मिल करके परफॉर्म करते हैं, तब उस पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, टिश्यू बुलाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया कि एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी उसके पहले हम लोग सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ एक सेल एक काम कर रहा है, अभी टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। इसका एग्जांपल्स है स्पॉन्जेस, यानी कि हमारे पास जो पॉरीफेरा हैं ये कैसे हैं, तो सेलुलर लेवल के हैं। उसके बाद टिश्यू किस में बन चुका है, तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों फाइलम में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। यानी कि जो हाइड्रा है इसमें टिश्यू बन चुका है, फाइसेलिया, ओबेलिया, इन सब में टिश्यू बन चुका है। प्लीरोब्रैंकिया जो टीनोफोरा है इसमें भी टिश्यू बन चुका है। फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि यहाँ पर टिश्यू के बाद कई टिश्यू से मिलकर के एक अंग बनता है और कई अंग से मिलकर के एक अंग तंत्र बनता है। तो अंग तंत्र का फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है। तो देखिए स्पॉन्जेस को छोड़ दीजिए, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा का छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने फाइलम्स बच गए, यानी कि प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा, ये सारे फाइलम्स में क्या है, तो इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग
यहाँ पर इसका ध्यान रखते हैं जब इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का कि बॉडी के जो बनने के प्लान हैं उस पर देखिए, जो स्पॉन्जेस का बॉडी जब खोल करके देखा जाता है तो पता चलता है कि उसमें 2 लेयर है, साथ में यहाँ पर कई सेल्स है और वो सेल्स जहाँ तहाँ स्कैटर्ड है और इंडिविजुअली काम करते हैं, यानी कि मिल करके टिश्यू जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। और यहाँ पर बॉडी एक तरफ से पूरे तरीके से बंद है और दूसरे तरफ से एक तरफ खुला हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सेल का झुंड है और इसलिए इसे हम लोग सेल एग्रीगेट प्लान बुलाते हैं, सेल एग्रीगेट प्लान। अब ब्लाइंड सैक प्लान एक दूसरा प्लान है जिसमें कि नाइडेरियन को एक ले लेते हैं। नाइडेरियन में अगर हम लोग हाइड्रा का बॉडी देखेंगे तो हाइड्रा का बॉडी ऐसे सिलिंड्रिकल होता है, इसमें माउथ होता है फूड को इनटेक करने के लिए और इजेशन के लिए, यानी कि इसे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए कोई दूसरा छेद नहीं होता है, माउथ से ही बाहर किया जाता है। तो इनटेक, इंजेशन और इजेशन के लिए सेम कॉमन पाइप होता है, कॉमन ओपनिंग होता है और इस वजह से इसे हम लोग ब्लाइंड सैक प्लान बुलाते हैं। ब्लाइंड मतलब कि इसका दूसरा छोर जो होता है वो बंद है, ये जो ट्यूब है इसका दूसरा छोर बंद है, इसलिए इसे ब्लाइंड सैक बुलाते हैं। सिर्फ एक ही ओपनिंग है जहाँ से फूड को लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसे बाहर किया जाता है सेम ओपनिंग से।